Assalamu alaikum. I'm Ara Ishtiyaq here. Today we are going to discuss Pakistan Studies for BS Honours. Our today's topic is political and constitutional phase of Pakistan from 1977 to 1988, which is the era of ज़ियाउल हक. तो ज़ियाउल हक की हुकूमत को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले तो 1977 के इलेक्शंस, इवेंट्स अकर आफ्टर इलेक्शंस, अपराइजिंग ऑफ ज़ियाउल हक, इस्लामाइजेशन जो कि ज़ियाउल हक ने ही इम्प्लीमेंट की थी कंट्री में, सोवियत इन्वेंशन, इफ़ेक्ट ऑफ सोवियत इन्वेंशन, औजरी म्यूनिशन कैंप, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. सबसे पहले अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखें अप्रैल 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, जो कि तब एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, अपॉइंटेड ज़ियाउल हक एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. मतलब कि आर्मी स्टाफ का चीफ, आर्मी का जो है एक लीडर, वो ज़ियाउल हक को भुट्टो ने सेलेक्ट किया था. भुट्टो प्रोबेबली वांट समबडी एट द हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु वुड नॉट प्रूव टू बी अ थ्रेट फॉर हिम. भुट्टो मतलब एक ऐसा इंसान चाहता था जो कि आर्म्ड फोर्सेस को हेड करे और वो उसके लिए कोई ख़तरा ना हो भुट्टो के लिए. 1977 में इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. पीपी वन मोर सीट्स दैन पीएनए. पीएनए वाज पाकिस्तान नेशनल अलायंस. अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादा सीट्स थी. पाकिस्तान नेशनल अलायंस रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द रिज़ल्ट्स. अच्छा, ये तो हमेशा से होता है कि पीएनए ने रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. पीपी एंड पीएनए क्लैश रुइंड द इकोनॉमी. अच्छा, इन दोनों पार्टीज़ की क्लैश की वजह से मुल्क की इकानमी, माशियत भी ख़राब हुई. डिस्टेबलाइज द स्टेट. जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड बैंड नाइट क्लब्स, हॉर्स रेसिंग, लिक्वर, ये तमाम चीज़ें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैन कर दी. डिक्लेयर्ड फ्राइडे एज अ हॉलीडे. और फ्राइडे को हॉलीडे, लाइक आजकल तो संडे है ना, हॉलीडे एक नेशनल हॉलीडे होती है, तो इसी तरह से फ्राइडे को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था. हिज परफॉर्मेंसेज, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जनरल ज़िया रिमूव भुट्टो इन ब्लडलेस कॉप, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ. अच्छा, भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, एक मतलब कोई ऐसा खून भाए बगैर एक बगावत की जनरल ज़िया ने, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, आइन को सस्पेंड कर दिया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया. भुट्टो को हटा दिया उनके अहदे से. मतलब ये एक और मार्शल लॉ कंट्री में लगाया उन्होंने, और भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको उनके अहदे से हटा दिया. अनाउंसेस इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 90 डेज़. उन्होंने अनाउंस किया कि 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शंस करवाएंगे. बट साइमल्टेनियसली बिगिन अ सेनरशिप रिजिम. लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत भी शुरू कर ली. साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट आर अरेस्टेड एंड फ्लॉक्ड इन पब्लिक. अच्छा, पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग थे और जो जितने भी सहाफ़ी थे उनको, जो कि ज़्यादा एक्टिव थे, उनको अरेस्ट किया और उन्होंने पब्लिक में ही उनको कोड़े मारे. मतलब कि उन्होंने ज़्यादातर उनकी, जैसे कोड़े मारने की सज़ा ये इस्लाम में होती है, तो उनके ज़्यादातर रसूल आपको इस्लाम के मुताबिक ही जो कवानीन है वही इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे. सितंबर 17, 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी और टू मर्डर. अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैब जो लिखा हुआ है यहाँ पे एब्रिवेशन में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने एक कत्ल की साजिश के लिए उन्होंने उनको अरेस्ट करवाया. अक्टूबर 1, 1977 इलेक्शंस पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली. अच्छा, उन्होंने बोला था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया ताकि उन्हीं की हुकूमत अभी कंटिन्यू रहे. इस्लामाइजेशन, उन्होंने जो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए कंट्री में किया. ज़ियाउल हक सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर इस्लामाइजेशन, इम्पोज ज़कात एंड उशर, इंट्रोड्यूस इस्लामिक पनिशमेंट्स फॉर ऑल क्राइम्स एक्सेप्ट मर्डर, सिंस इस्लामिक लाज वुड इंश्योर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिलीज़. अच्छा, देखिए कि उन्होंने तमाम जो है इस्लामिक लाज कंट्री में लगाए. जितनी भी पनिशमेंट है, चोरी की सज़ा है, कोई भी सज़ा है, वो उन्होंने इस्लामिक सज़ाएं जो हैं वो लगाई. लेकिन उन्होंने कत्ल की सज़ा को इस्लामिक सज़ा ना देने का फ़ैसला किया, क्योंकि कत्ल के साजिश में या कत्ल के जुर्म में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया हुआ था, तो वो रिलीज़ हो सकते थे अगर वो ऐसे मतलब अगर ये वाली पनिशमेंट भी वो वही लगाते. अच्छा, गिव अ बूस्ट टू रिलीजियस पार्टीज़. उन्होंने रिलीजियस पार्टीज़ को भी बूस्टअप किया कंट्री में. बैन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया, रिलीजियस पार्टीज़ को सामने लेके आए वो.
दिस लेड टू सेक्रेटेरियन मिलिटेंसी एंड एमर्जेंस ऑफ एथनिक पार्टीज़। अच्छा, बहुत सारी एथनिक पार्टीज़ एमर्ज हुई जब उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से बैन किया, और मतलब एक मिलिटेंसी सी ही मुल्क में जारी थी, मतलब कि मिलिट्री हुकूमत ही अभी तक तो हर जगह पे नज़र आ रही होगी, क्योंकि बाकी ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तो बैन कर दी गई थी। सोवियत इन्वेंशन, अगर सोवियत इन्वेंशन की बात की जाए तो ये अफ़गानिस्तान में कुछ फोर्सेस की आमद को कहते हैं। इन्वेजन तो वैसे भी किसी जगह पे घुसने को कहते हैं, किसी जगह पे किसी चीज़ की आमद को कहते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि सोवियत फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान में आ गई थी, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ पे काम कर रही थी। वहाँ पे आके उन्होंने मतलब धरना दे लिया था। अभी भी आपके दिमागों में होगा अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हैं, इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे। तो ये वहाँ पे सोवियत इन्वेंशन भी हुई थी। इन दिसंबर 1979 in the midst of Cold War, the Soviet Fourth Army invaded Afghanistan in order to prop up communist government of the People Democratic Party of Afghanistan. अच्छा, इनके अगेंस्ट ही आई थी सोवियत इन्वेंशन। अगेंस्ट अ ग्रोइंग इंसर्जेंसी द सोवियत यूनियन feared the loss of its communist proxy in Afghanistan. सोवियत यूनियन जो है उनको डर था कि उनकी जो कम्युनिस्ट प्रॉक्सी है अफ़गानिस्तान में, उनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वहाँ पे लॉस हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इन्वेजन की और वहाँ पे कंट्रोल लेने की ट्राई की। अफ़गानिस्तान में ये फोर्सेस घुस के अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करने की ट्राई कर रही थी। एट द एंड ऑफ दिसंबर 1979 द सोवियत यूनियन सेंड द 1000 ऑफ ट्रूप्स इनटू अफ़गानिस्तान। अच्छा, उन्होंने बहुत सारी फ़ौजें सोवियत यूनियन ने भेज दी अफ़गानिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग भेज दिए। एंड इमीडिएटली assumed completely military and political control of Kabul and large portion of the country। और काबुल जो कि अफ़गानिस्तान का एक शहर है उसको कंप्लीट कंट्रोल करने का अज्यूम कर लिया, और बहुत सारे उन्होंने कंट्री का पोर्शन जो है वो कंट्रोल कर लिया था। तो ये सोवियत इन्वेंशन मतलब कि कुछ फोर्सेस थी जो अफ़गानिस्तान में आई। सोवियत इन्वेंशन अफेक्ट्स अफ़गान रिफ्यूजीज फ्लडेड पाकिस्तान आफ्टर सोवियत इन्वेंशन। अच्छा, जब सोवियत इन्वेंशन अफ़गानिस्तान में हुई, वहाँ पे ये सारी फोर्सेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो गई थी। तो अफ़गान महाजर आपने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे महाजर जो हैं वो हिजरत माइग्रेट हो के पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे। सोसाइटी वाज ब्रूटलाइज्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाशनकोफ एंड ड्रग कल्चर, इसका इंट्रोडक्शन भी हुआ इसी सोवियत इन्वेंशन की वजह से, क्लाशनकोफ का एंड ड्रग कल्चर का। अच्छा, 1985 के इलेक्शंस की बात अगर हम करें तो इलेक्शंस देखें 1985 में हुए। फेब में अ नॉन पार्टी ऑफ पार्लियामेंट वाज इंट्रोड्यूस। मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिलेक्ट कर दिए गए। ही मेड द पासिंग ऑफ 8th अमेंडमेंट एसेंशियल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल कवर टू मार्शल लॉ। अच्छा, उन्होंने एक 8वीं तब्दीली की आइन में, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को रिस्टोर कर लिया। देखिए, पार्लियामेंट बनता है जब आइन बनाया जाता है या कोई पार्टी जो है वो सिलेक्ट होकर आती है, तो उन्होंने अगेन पार्लियामेंट बनाया, मतलब कि मार्शल लॉ को एक आइनी कवर दे दिया गया। एक आइन के अकॉर्डिंग उन्होंने मार्शल लॉ को जो है कवर कर लिया, जो कि आइन के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगा हुआ था। अच्छा, 58 टू बी क्लास अलाउड टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये आइन के अंदर एक तब्दीली, एक ऐसी शिक थी जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1985 मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड, मार्शल लॉ उठा लिया गया 31 दिसंबर 1985 को। बट ज़िया रिमेन प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बट ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट भी रहे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, बट मार्शल लॉ हट गया था। मोहम्मद खान Junejo acted in an independent manner and displayed an admirable character. He signed an accord in Geneva which paved the way for Soviet withdrawal from the Afghanistan। अच्छा, उन्होंने एक मुआहदा साइन किया था जेनेवा में, जिसके अकॉर्डिंग जो सोवियत इन्वेंशंस हुई थी अफ़गानिस्तान में उसका विड्रॉ के हक में थे। ही प्रैक्टिस्ड एंड इम्पोज्ड ऑस्टेरिटी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अखराजात में सादगी लाए। गवर्नमेंट में जो इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ख़र्चे होते हैं, जो बाकी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके अंदर वो ऑस्टेरिटी सादगी लेके आए। ही पुट बोथ मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स इन स्मॉल कार्स। उन्होंने कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई सिविल गवर्नमेंट के कोई सरकारी बंदे हैं, उन्होंने उन सबको स्मॉल कार्स पे लेके आए, मतलब कि थोड़ा सा ख़र्चा कम करने की साइड पे लेके आए। ओशी मनीशन कैंप, ये कैंप लगाया गया था। बेसिकली यहाँ पे हथियार स्टोर किए गए थे।
In April 1988, Audrey munition camp below up and Junejo launched an inquiry. अच्छा ये जो है औजरी कैंप लगाया गया था और फिर उसके बाद इसमें कोई धमाका हो गया था और ये कैंप जो है वो मतलब जब फटा तो पता चला कि इसमें तो बहुत सारे हथियार जो है वो छुपाए गए थे उनमें। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि ये हथियार जो हैं ये अफ़गानिस्तान में जो सोवियत इन्वेंशन हुई थी उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हथियार थे जो कि हम मतलब है प्रोवाइड कर रहे थे, इस जंग के अंदर हम यूज़ करते थे। ऑन May 29, 1988 ज़िया डिसमिस प्राइम मिनिस्टर जुनेजो एंड डिसॉल्व द असम्बली। अच्छा, May 29, 1988 में ज़िया ने जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हटा दिया और असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है कि ऑन 17 अगस्त 1988 जो ज़ियाउल हक का पूरा रिजीम हम पढ़ के आए हैं, पूरा एरा पढ़ के आए हैं। ज़िया वाज किल्ड इन एयर क्रैश, मतलब कि एक जहाज़ का हादसा हुआ था, एयर क्रैश हुआ था और उसमें जो जनरल ज़ियाउल हक हैं वो कत्ल कर दिए गए थे। ये कहा जाता है कि यह कोई प्लान्ड एयर क्रैश था। द चेयरमैन ऑफ द सेनेट गुलाम इसहाक खान बिकेम प्रेसिडेंट। तो तब के टाइम पे जो सेनेट के चेयरमैन थे गुलाम इसहाक खान, वो प्रेसिडेंट का ओहदा उन्होंने संभाल लिया था। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।